तो अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। पता है मेडिसिन मतलब मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत यूज है। मेनली मैं तीन बातों के लिए बता रहा हूँ कि मेडिकल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज है। एक तो डिजीज का ट्रीटमेंट, मतलब कि ट्रीटमेंट किस तौर पे, मेडिसिन। देखो ट्रीटमेंट में कई सारी चीजें हैं। ट्रीटमेंट मेडिसिन भी एक प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। तो एक तो क्या, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। एक बात बताना, मेडिसिन तो हम पहले भी बताए थे एग्रीकल्चर में भी, उसको हम बोलते थे बायोफार्मास्यूटिकल। याद करो बायोफार्मास्यूटिकल। आज इसको हम बोलेंगे रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स। क्या बोलेंगे? रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स। एक बात बताओ, बायोटेक्नोलॉजी से जो हम मेडिसिन बनाते हैं और जो नेचुरली लैब में, केमिकल लैब में, केमिस्ट्री के लैब में जो मेडिसिन बनता है, इन दोनों मेडिसिन में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जब जब ये रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स बनता है, मतलब बायोटेक से मेडिसिन बनता है, तो वो एक बायोलॉजिस्ट बनाता है। और जब वो इंग्लिश वाला मेडिसिन बनता है, केमिकल मेडिसिन, तो वो मोस्टली 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 केमिस्ट बनाता है। तो उस केमिस्ट को ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। और वो अदर ऑर्गन्स को कोरिलेट नहीं कर पाता है, इसलिए साइड इफेक्ट ज्यादा आता है। ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो सारी बातें नहीं सोच पाता है। इवन उस पूरी केमिस्ट की जो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो उतना ज्यादा कोरिलेट नहीं कर पाती है कि इसका साइड इफेक्ट क्या आएगा, इसलिए साइड इफेक्ट ज्यादा आता है। वो उतना ज्यादा प्योरिटी पे ध्यान नहीं देती है, क्योंकि वो लाइफ साइंस के बंदे नहीं है। वो लोग केमिस्ट हैं, उनको तो बस केमिकल रिएक्शन अच्छे से आता है। लेकिन जब एक बायोलॉजिस्ट बनाता है मेडिसिन, ऑब्वियसली बात है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बनाता है, तो वो होता है आपका रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स। तो जब वो रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स बनाता है, तो उसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि वो मेडिसिन बनाता ही वो है जो एकदम प्योर और सेफ फॉर्म में मिले हमें, और इफेक्टिवनेस भी ज्यादा होता है। वो इंग्लिश मेडिसिन तो आप खूब खाते हो तो भी 4 दिन में फीवर जाता है। रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स देखा गया है कि ये बहुत इफेक्टिव होता है, कम डोजेज में भी तुरंत ट्रीट कर देता है डिजीज को। तो रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स, चार बातें मैंने बताया। नॉर्मल जो मेडिसिन है, केमिकल मेडिसिन के कंपैरिजन में ये प्योर है, ये सेफ है, यूज करना इसको सेफ है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। अरे मोर इफेक्टिव मेडिसिन होता है रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये इतना ज्यादा अच्छा है तो आपको क्या लगता है, मार्केट में इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होगा, मार्केट में ज्यादा बिक रहा होगा कि कम बिक रहा होगा? बताओ। महंगा भी तो होगा। नहीं नहीं, बिकता महंगा होगा, मैं पूछ रहा हूँ इसका कम प्रोडक्शन। बिकेगा। प्रोडक्शन इसका कम। किसी भी अच्छी चीज को बनाने में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मेहनत होगा। लगता है, नहीं प्रोडक्शन कम हो रहा है। आपको मैं बताऊं, अरे भैया एक बात बताओ, उधर बोल रहा हूँ साइड इफेक्ट ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत भी टेस्टिंग में अगर 19-20 भी दिख रहा है तो मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। इसमें पूरी तरीके से सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। जब तक पूरी तरीके से सेफ नहीं दिखता है तो अप्रूव नहीं होता है मेडिसिन सेलिंग के लिए। इसीलिए हमारे पास मतलब रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स का जो काउंट है बहुत कम है। मैं आपको जो भी काउंट बता रहा हूँ आपके एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, हालांकि आज के डेट में तो काफी सारे और आ चुके हैं। लगभग 30 रिकम्बिनेंट मेडिसिन है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूज किए जा रहे हैं। ये मैं आपको 2005 का डाटा बता रहा हूँ। और आपको यही आंसर करना है, लगभग 30 रिकम्बिनेंट मेडिसिन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किए जा रहे हैं, मगर उस 30 में से इंडिया में केवल 12 अलाउड है। अब आप बोलोगे क्यों? अरे भैया जब पूरा दुनिया, मतलब पूरे दुनिया मतलब सारे देश को मिला के मैं बोल रहा हूँ, 30 यूज कर रही है, तो उस दुनिया में भारत भी आता है, तो भारत में भी 30 यूज होना चाहिए ना जी। यहाँ 12 यूज होता है। सोच समझ के बता सकते हो ऐसा क्यों? मैं आपको और हिंट देता हूँ। कोई ऐसा देश होगा जहां पे 8 ही यूज होता होगा, कोई ऐसा देश होता होगा जहां 14 ही यूज होता होगा, कोई ऐसा होता होगा जहां 25 यूज होता होगा, मैक्सिमा बता दिया मैंने। 30 के 30 तो सब जगह यूज नहीं होते होंगे। क्यों? वहां पे वो डिजीज नहीं होगा वैसे। नहीं ऐसा नहीं है। बात यह है कि ये भी एक फैक्टर बोल सकते हो कि वहां वो डिसीजन नहीं होता होगा, लेकिन हम यहाँ ये वो कंसेप्ट नहीं लगा रहे हैं। हम ये लगा रहे हैं, हमारा फिजियोलॉजी, अमेरिका के पर्सन का फिजियोलॉजी, पाकिस्तान के पर्सन का फिजियोलॉजी, साउथ अफ्रीका के पर्सन का फिजियोलॉजी,
अलग तरीके से, क्योंकि हमारा कल्चर उसका कल्चर अलग है। मोर और लेस फिजियोलॉजी आप सेम मान सकते हैं, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल अगर अलग है तो बताओ हमारे अंदर जो फूड मटेरियल है, कंपोनेंट है और ड्रग्स हैं, ट्रीटमेंट है, वो सब भी तो अलग तरीके से ही होगा ना। हो सकता है कोई मेडिसिन हमारे किसी और के लिए सेफ हो यूज करना, लेस साइड इफेक्ट हो, लेकिन हमें हमारे कल्चर में हमारा फिजियोलॉजी जैसे है कि वो मेडिसिन हम खाएंगे तो हमको साइड इफेक्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से, क्योंकि देखो लाइफ स्टाइल सबका अलग है, तो आप कॉमन आप अपने भारत में भी देख सकते हो, अलग अलग स्टेट जाओगे तो अलग अलग कल्चर है फूड का, लाइफ स्टाइल का। लाइफ स्टाइल से केवल फूड से नहीं, लाइफ स्टाइल से बहुत सारी चीजें मैटर करती है। आपको मैं बताऊं, अपने यहाँ भारत में तो क्या हाथ से खाना खाने का प्रचलन है ना, आजकल स्टाइल में आने में सब चम्मच यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्री में हाथ से कभी वो खाना खाए नहीं आज तक। मुझे ये पता कैसे चला, लास्ट संडे मैं पार्टी कर रहा था, उसमें एक साउथ अफ्रीकन था, मतलब कि पीएचडी कर रहे हैं यहाँ से, वो यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल लोग पीएचडी करते हैं, तो वो आए थे पार्टी में, तो खा रहे थे, तो वो बोल रहे हैं कि मैं तो कभी बैठ के खाया ही नहीं हूँ नीचे, पहली बात फर्स्ट वन कि मैं कभी नीचे बैठ के खाया ही नहीं हूँ, मतलब कि फर्श पे बैठ के, उसको बैठने में ऑड हो रहा था, मुझे पहले से पता था नहीं इसलिए मैं अरेंज किया नहीं, मैं हमेशा ही जब भी करता हूँ तो नीचे बिछा के सब खाते हैं। फर्स्ट वन लाइफ स्टाइल मुझे वहां दिखा। फिर वो बोलता है कि वो अंग्रेजी बोलता है, हिंदी तो उसको आता नहीं है, तो कैसे खाएंगे हाथ से, मतलब कि चम्मच चाहिए उसको, तो चम्मच दिया, छोटा वाला ही होता है भाई हमारे घर, तो हम लोग तो छोटा वाला चम्मच यूज करते हैं, जो बोलता है दिस इज नॉट सुटेबल। फिर कैसा चम्मच होता है भाई, तो फिर बताया कि हमारे तरफ बड़ा चम्मच होता है, चम्मच से खाते हैं। अब तुम सोचो जो चम्मच से ही खा रहा है, तो भाई उसके हर बाइट में अमाउंट और सब कुछ, और वो स्टील बचपन से यूज कर रहा है, तो वो लाइफ स्टाइल से फिजियोलॉजी भाई डिसाइड होता है बचपन से, अगर आप यूज कर रहे हो लॉन्ग टाइम तक, तो उसकी फिजियोलॉजी अलग प्रकार से है भाई साहब। उतना टाइट टाइट पैंट पहना हुआ था, मैं देख रहा था, उतना टाइट टाइट पैंट पहन के हमेशा रहता है वो, और उसी उसी स्टेज में वो खाना भी खाता है। अब सोचो यार उसका डाइजेशन किस तरीके से चलता होगा यार। अब फिर भी वो कुछ भी खा लेता है, कुछ भी दे दो वो खा लेगा और पचा भी लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन भर हेडफोन लगा घूमते रहता है इधर से उधर, फिर भी चंगा रहता है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो इस प्रकार के, अब जो मैंने बताया साउथ अफ्रीका के थे वो, ऐसे ही अलग देश में जाओगे तो वहां अलग कल्चर है, तो हमारी फिजियोलॉजी अलग तरीके से है। अब हमारी जो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पर मेडिसिन भी अलग तरीके से सूट करेगा। इंडिया में 12 मेडिसिन, रिकम्बिनेंट मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूं, अलाउड है, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में 30 है। अब आप बोलोगे सर 30 के 30 रिकम्बिनेंट मेडिसिन पढ़ने हैं क्या? नहीं, मैं आपको एक ऐसा मेडिसिन बता रहा हूँ, रिकम्बिनेंट मेडिसिन, जो पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग ऑल कंट्री में अप्लाइड है, ऑल कंट्री में अप्रूव्ड है, यूज करते हैं लोग, और वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसुलिन बनाया गया है, ठीक है, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन एक बार बताओ क्या आपको नॉर्मल इंसुलिन का मैकेनिज्म पता है? नॉर्मल इंसुलिन कैसे वर्क करता है? इतना तो आप पढ़ रखे हैं, फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन भी पढ़े हैं आप, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़े हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़े हैं, सब पढ़ रखा है, एंडोक्राइन तो अच्छे से पढ़ रखे हैं, डायबिटीज पढ़ाया भी था। तो बता नॉर्मली इंसुलिन को, इंसुलिन का क्या रोल होता है बताओ मुझे, इंसुलिन का क्या रोल है? ये क्या करता है इंसुलिन? ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है, कैसे? तो देखो ये सेल है, कौन सा सेल? इंसुलिन कहाँ एक्ट करता है नॉर्मली, बताओ जल्दी से, इंसुलिन कहाँ एक्ट करता है नॉर्मली? हाँ, ये भी नहीं पता है? अरे हेपेटोसाइट पे, मसल सेल पे, नॉर्मली सब सेल पे एक्ट करता है, तो ये सेल है, ये सेल है, ओके। अब क्या है, सेल के पास होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूट। क्या होता है? ग्लूट, पता है सेल मेम्ब्रेन में, ये ग्लूट है। अभी देखो अलग अलग सेल में अलग अलग प्रकार का ग्लूट है, कहीं पेटोसाइट है, कहीं पे मसल सेल है, कहीं पे और अलग अलग प्रकार के सेल हैं, ठीक है। तो अलग अलग ग्लूट है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, कहीं पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है, कहीं पे 4 है, ठीक है। ग्लूट ये फिजियोलॉजी में बताया भी हूं मैं आपको। ग्लूट, ये ग्लूट जो है बिना इंसुलिन के वर्क नहीं करता है, पता है क्यों? देखो आप लोग के लेवल पे हम आपको बताते हैं कि ग्लूट जो है बिना इंसुलिन के वर्क नहीं करता, हकीकत पता है क्या है? अगर इस सेल के अंदर ये क्रोमोजोम है, देखना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, इस सेल के अंदर ये क्रोमोजोम है,
और ये पता है क्रोमोसोम नंबर कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 11 है। कौन सा है? 11। इस क्रोमोसोम नंबर 11 पे कई सारे जीन है, अरे कई सारे हैं ना, उसमें से एक ऐसा जीन है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। तो ये लो इसने इंसुलिन बना दिया। अब ये इंसुलिन बनने के बाद साइटोप्लाज्म में ही कई सारे अदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और फाइनली वो, अच्छा बताओ ग्लूट4 क्या प्रोटीन है ना? अरे भाई प्रोटीन ही है ना, कैरियर प्रोटीन है। और वो फाइनली कई सारे केमिकल रिएक्शन के बाद ये उस पर्टिकुलर जीन को जाके एक्टिवेट करता है जिससे ग्लूट बनता होगा, मतलब जिससे ग्लूट बनता है। और फाइनली उस जीन के एक्टिवेशन के बाद ग्लूट बनकर तैयार होता है, और तब उस ग्लूट को इस सेल मेम्ब्रेन पर फिक्स किया जाता है। तो बताओ हकीकत क्या है कि इंसुलिन की प्रेजेंस में ग्लूट वर्क करता है या इंसुलिन का प्रेजेंस ग्लूट की प्रेजेंस के लिए जरूरी है? वर्क तो बाद में आएगा, प्रेजेंस के लिए जरूरी है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूट बनेगा ही नहीं। हकीकत यही है। हम आपको बताते हैं कि इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूट वर्क नहीं होगा, चलो आप तो इतना ही ध्यान रखो कि अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूट वर्क। अब ग्लूट का क्या काम है? बाहर सेल के बाहर क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। उस ग्लूकोज को क्या करना? अपटेक कराना। तो बताओ ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करना? घटाना। और सेल में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। तो सेल में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है तो सेल क्या कर लेगा? उसको यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन अगर कल को इंसुलिन की कमी हो जाए, चलो आ जाओ केस पे, कल को अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या ग्लूट बनेगा? नहीं। तो क्या ग्लूट यहाँ सेल मेम्ब्रेन पे होगा? नहीं। तो क्या ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा सेल के अंदर? नहीं। तो क्या सेल के अंदर ग्लूकोज बढ़ेगा? नहीं। सेल को ग्लूकोज की कमी है और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, उल्टा बढ़ जाएगा। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, बोलो, डायबिटीज। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज। ये पढ़ा रखा है इंसुलिन का काम, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, वो भी कौन सा? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 है टाइप 2? टाइप 1 है टाइप 2? टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 2 तो ओबेसिटी से रिलेटेड है भैया। टाइप 2 से रिलेटेड तो हमारे लैब में भी काम चल रहा है, एक रिसर्च स्कॉलर करते हैं ओएसटी वाला काम। उस दिन जो दिखाए थे आपको एक स्कॉलर जो थे मेरे बगल में खड़े, उनका ओबेसिटी पे ही काम है। ओबेसिटी से स्पर्मेटोजेनेसिस से इफेक्ट होता है। तो टाइप 1 वाला जो है डायबिटीज मेलाइटस है, उससे आपका फाइनली ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है ब्लड में। अब यह आज की प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है ह्यूमन के केस में। तो इस पे साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई बात नहीं है, इंसुलिन बाहर से अगर दे दिया जाए तो बताओ क्या सारा काम हो जाएगा? यस और नो? अगर बाहर से इंसुलिन दे दे तो सारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पता है स्टार्टिंग में इंसुलिन का ट्रीटमेंट के तौर पे क्या पता लगा है, मतलब कि क्या काम किए? कुछ ऐसे कैटल्स, जानवर, जैसे पिग मोस्टली पिग में ही ऐसा किया गया था, पिग, क्योंकि पिग का जो पेनक्रियाज का मैकेनिज्म है लगभग वो हमारे से मैच कर जाता है, ठीक है? या मतलब कि काउ, बफेलो, ये सब जो बड़े एनिमल्स हैं जिसका पेनक्रियाज का साइज हम लोग के लगभग बराबर में, तो इनको क्या करते थे हम, मतलब इनिशियल स्टेज से बता रहा हूं, इनको हम खूब ग्लूकोज खिलाते थे। एक बार बताओ, अगर इनको हम खूब ग्लूकोज खिलाएंगे तो क्या उस ग्लूकोज को सेल के अंदर ज्यादा अपटेक करने के लिए इंसुलिन का भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? क्योंकि ये जीन जो है, इंसुलिन को बनाने वाला जो जीन है, अगर ज्यादा ग्लूकोज आएगा बाहर तो इस जीन का एक्साइटेशन होता है और ये ज्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। और अगर ये ज्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है तो ज्यादा ग्लूकोज अपटेक होगा। तो बताओ अगर इसको हम ग्लूकोज का ओवरडोज दें तो क्या ओवरऑल इसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? यस और नो? इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन साइटोप्लाज्म में मिलेगा ना। अगर इंसुलिन एक्सेस बन रहा है तो क्या वो सेल से लीक आउट होकर ब्लड में आ सकता है? हाँ। और फिर हम क्या करते थे, उसके ब्लड के सीरम कंपोनेंट को निकाल लेते थे। मैंने आपको इम्यूनोलॉजी में सिखाया था सीरम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेंट्रिफ्यूगेशन करके, और उससे इंसुलिन को हम लोग क्या करते थे, निकाल लेते थे और प्यूरिफाई कर लेते थे और फिर पर्सन को दे देते थे जिसको हुआ है डायबिटीज। स्टार्टिंग में ये होता था। लेकिन अब तो इस तरीके से आप कितना इंसुलिन निकालोगे, कितना अमाउंट निकालोगे? बहुत कम, कितना ही निकालोगे भाई आप, कितना बार बार ग्लूकोज शॉक दोगे? फिर पता चला ऐसा बात बनेगा नहीं।
लेकिन एक बार बताओ, ये ब्लड में आ रहा है तो बहुत कम ही आ रहा है ना, लेकिन सेल के अंदर तो भरा पड़ा रहता होगा भाई साहब। कौन सा सेल है? पेनक्रियाज का सेल है, बेटा सेल। सेल के अंदर तो इंसुलिन भरा पड़ा रहता होगा, ये सुनो। तो फिर क्या करने लगे हम? यस सर। फिर हम सर क्या, ऐसे इंसान से निकाल सकते हैं? अरे बीच में मत बोलो यार, अभी पूरा पढ़ाने दो, ठीक है? मैं खुद बोलता हूँ, डाउट है तो बोलो। तो इसके अंदर तो ग्लूकोज सॉरी इंसुलिन तो भरा पड़ा रहता होगा, तो फिर इससे बहुत कम इंसुलिन मिलता था। तो फिर साइंटिस्टों ने सोचा कोई बात नहीं है, ये ह्यूमन थोड़ी है, ये तो पिग है, काव है, इसको ग्लूकोज सोख देंगे, इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत होगा उसका, इसको मार देंगे। अब मार के इसका पेनक्रियाज निकाल लेंगे, पेनक्रियाज का बीटा सेल का क्या करेंगे? सेल्फ फ्रैक्शनेशन कर देंगे, और उसके बाद उसके जो एक्सट्रैक्ट निकलेंगे उसको प्यूरिफाई करके इंसुलिन आइसोलेट कर लेंगे। तो बताओ अब इंसुलिन थोड़ा बहुत मिलेगा कि बहुत सारा मिलेगा? बहुत सारा मिलेगा। बहुत सारा मिलेगा। और उस इंसुलिन को हमने बोला बोवाइन इंसुलिन। क्या बोला? बोवाइन इंसुलिन। और क्या बोवाइन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट के लिए हम लोग ट्रीटमेंट के तौर पे यूज करने लग गए? हाँ, सब कुछ ठीक था, लेकिन ऐसा देखा गया कि कई सारे पेशेंट में प्रॉब्लम आने लगा, एलर्जी का प्रॉब्लम। बताओ, ये तो इंसुलिन गया, ये इंसुलिन इस इंसान के बॉडी में बना है या फिर इस अदर नॉन ह्यूमन मॉडल में बना है? नॉन ह्यूमन मॉडल में बना है। नॉन ह्यूमन मॉडल। और नॉन ह्यूमन मॉडल में भी कौन? मानता हूं इंसुलिन इंसुलिन है, ये जीन जो यहाँ है वही जीन यहाँ पे भी होगा, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में ना बना है जी। ह्यूमन इंसुलिन तो नहीं है ना, वो तो कैटल से लिए हैं, मरे हुए कैटल से। मरे हुए कैटल को बोलते हैं स्लॉग्ड कैटल्स, मतलब कि मरे हुए, मार मार के हमने उसको निकाला है उसके पेनक्रियाज से। तो एलर्जी तो आएगा ना, क्योंकि वो तो फॉरेन मटेरियल है एक तरीके से हमारे लिए। आपको इम्यूनोलॉजी में पढ़ाया हूँ, एलर्जी का रिस्पॉन्स देखने को मिलता था। पता है कई सारे केसेस में तो अनवांटेड रिएक्शन देखने को मिलते थे, कई सारे केसेस में आदमी मर जाता था। पता है क्यों? इतना ज्यादा एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक आपको मैंने पढ़ाया था अगर आपको याद हो। हाइपर एलर्जिक रेस्पॉन्स, इतना ज्यादा एलर्जिक रेस्पॉन्स हो जाता था, वो उसके बॉडी इतना ज्यादा फॉरेन मान लेते थे उसको कि पर्सन का डेथ भी हो जाता था। फिर साइंटिस्टों को लगा, और दूसरी बात, एक तो प्रॉब्लम यह था एलर्जिक प्रॉब्लम आ रहा था, और दूसरी बात यार इंसान अपने फायदे के लिए इस एनिमल को मार रहा है, वो भी बहुत ज्यादा। डायबिटीज के पेशेंट तो हमेशा से ज्यादा रहे हैं, डायबिटीज के पेशेंट तो हमेशा से ज्यादा रहे हैं, और इंसान अपने फायदे के लिए उसको मार रहा है। तो ऐसा लगा कि ये इथिकली सही नहीं है, बहुत ज्यादा अनइथिकल है। देखो, इंसान अपने फायदे के लिए आज भी अदर ऑर्गन्स को मारता है, रिसर्चर तो मारते ही हैं यार, हम लोग भी मारते हैं। हमारा एनिमल हाउस में, हमारे लैब को अलॉटेड है पर्टिकुलर चैम्बर एनिमल हाउस में, जहाँ माइस को मारते हैं। अभी अब रैबिट भी आने वाला है, तो मारते तो है ही नहीं यार, वो तो मारना ही पड़ेगा। लेकिन वो तो किसके लिए मार रहे हैं? इंसानी के लिए ना मार रहे हैं, इंसानी के लिए ना हम लोग काम करते हैं। लेकिन यार ये सही है? सोच कर देखो एक बार, हम दूसरे एनिमल को मार दे रहे हैं अपने फायदे के लिए, कहाँ तक ये सही है? नहीं है सही। तो चलो ठीक है, हम लोग तो रिसर्च पर्पस में एक एक्सपेरिमेंट में 5 6 10 मुंह से मैक्सिमम 20 25 मारेंगे, लेकिन कोई इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए हमेशा ही मारते रहे, ये तो लार्ज प्रोडक्शन, लार्ज स्केल पे आप मार रहे हैं किसी अदर एनिमल को इंसुलिन लेने के लिए। तो साइंटिस्टों को लगा तो ऐसे तो एक दिन पिग और काऊ का आबादी ही खत्म हो जाएगा, फिर ट्रीटमेंट भी कहाँ से ले लोगे? और ये बहुत ज्यादा एथिकल भी नहीं है। तो दो प्रॉब्लम था, एक तो एलर्जिक रेस्पॉन्स और अनइथिकल ज्यादा चल रहा था। तो फिर सोचा गया कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा। और फिर क्या तरीका अपनाया गया बताओ? क्या हम ये जीन किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दें जहां इस जीन का एक्सप्रेशन हो जाए, इंसुलिन बन जाए, और माइक्रोब्स बैक्टीरिया में, और वहां से हम आइसोलेट कर लें। अब ये मत बोलना कि सर बैक्टीरिया को भी तो मार रहे हैं, बैक्टीरिया भी तो जीव है। अरे हाँ, मानता हूँ बैक्टीरिया भी जीव है, लेकिन बैक्टीरिया को मारना आज के डेट में कोई बड़ा इश्यू नहीं माना जाता है, उसके लिए कोई अप्रूवल नहीं लेना होता है। यस, बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरिया का कल्चर यहाँ हर लैब में होता है, उसके लिए कोई अप्रूवल नहीं है। माइस को मारने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है भाई साहब, ऐसे आप नहीं मार सकते हैं रिसर्च पर्पज से। आपको अप्रूवल मिलेगा तभी यूज कीजिएगा माइस, इसलिए इन विवो एक्सपेरिमेंट सब नहीं करता है, ध्यान रखना। इन विवो एक्सपेरिमेंट करने वाले थोड़ा अपने आपको सुपीरियर समझते हैं, मैं तो इन विवो काम करता हूँ, मैं तो इन विवो वाला हूँ, इन विवो सब नहीं करता है, तो उसके लिए अप्रूवल भी लेना पड़ता है, और बहुत तामझाम है उसमें। लेकिन बैक्टीरिया क्या, बैक्टीरिया तो उसको, उसके लिए क्या है अप्रूवल? मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया के अंदर अगर हम ये जीन ट्रांसफर कर, बैक्टीरिया का अपना जीनोम है ना, ये लो बैक्टीरिया का अपना जीनोम है, अगर उसमें हमने ये जीन ट्रांसफर कर दिया,
अब डायरेक्ट टेक्निक तो है ही हमारे पास, हम डायरेक्ट टेक्निक से कर सकते हैं, कर सकते हैं जीन ट्रांसफर, यहाँ से निकाला और यहाँ ट्रांसफर कर दिया, कर सकते हैं डायरेक्ट, और ये इसमें जाके अटैच हो गया। लो अब उसका एक्सप्रेशन होने लगेगा। हाँ तो कैसे किया, डायरेक्ट मेथड से कर दिया। इलेक्ट्रोफोरेशन कौन है, ये इकोलाई है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैक्टीरिया इकोलाई। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जीन आपने निकाला कैसे, यहाँ से कितने सारे मेथड है आपके पास, रैंडम डीएनए मेथड फर्स्ट वन, यस और नो, कॉम्प्लीमेंट्री, रैंडम डीएनए मेथड, cDNA मेथड। पहले इस दोनों की बात करते हैं, रुक जाओ। अगर हम रैंडम डीएनए मेथड से निकालेंगे तो क्या आपको सारा प्रोटोकॉल पता है कैसे कैसे क्या करेंगे, सेल का लाइसिस करेंगे, जहां से जीन निकालना है, ह्यूमन का है, जाहिर सी बात है। अब वो लोग इसके लिए ह्यूमन को मारना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल मारना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। किसी डेड बॉडी जो अभी अभी मारा है उसी का पेनक्रियाज से निकालेंगे, या फिर किसी का ऐसे पेशेंट जिसका पेनक्रियाज ऑपरेशन करके निकालना पड़ रहा है, तो उसके हेल्दी बीटा सेल, सारे बीटा सेल थोड़े इन्फेक्टेड हो गए होंगे बाई चांस, तो उसके हेल्दी बीटा सेल से निकाल सकते हैं। तो जीन निकाल लिया, सेल निकाला, और उसके बाद जीन निकालने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया है, जेल एक्सप्रेस वगैरह करके निकाल लिया रैंडम डीएनए मेथड से, और ट्रांसफर भी कर दिया। तो बताओ क्या इससे ये जीन ट्रांसफर हो गया ना, यस और नो? तो कैसे फाइनली इंसुलिन बन जाएगा, इससे फाइनली इंसुलिन बन जाएगा, ये जीन है तो कैसे इंसुलिन बन जाएगा फाइनली? अरे हाँ भाई जीन है तो इससे क्या बनेगा, पहले एमआरएनए बन जाएगा। पहले इससे एमआरएनए बनेगा। अच्छा एमआरएनए से फाइनली क्या बनेगा, प्रोटीन। हाँ तो अब इसके लिए आप समझिए एक बात, इसके लिए पहले आप एक बात समझिए, आपको मैं ह्यूमन के अंदर इंसुलिन कैसे बनता है पहले ये सिखाता हूं, क्योंकि इतनी आसानी से जो आप बोले जा रहे हैं इतना आसान है नहीं। पहले ह्यूमन के अंदर कैसे बनता है इंसुलिन मैं आपको ये सिखाता हूं। ये जीन है, इंसुलिन जीन कहां पे है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। ये इंसुलिन जीन है, ये जीन है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस चला तो क्या बना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एमआरएनए बना। ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना, जल्दी बोलो। एमआरएनए, डायरेक्ट एमआरएनए, एचएनआरएनए, एचएनआरएनए, हाँ बैक्टीरिया में। अरे बैक्टीरिया में कहां से यार, ये मैं ह्यूमन की अभी बता रहा हूं, एचएनआरएनए। अब क्या हुआ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस क्या बना बताओ जल्दी से, अब बना क्या, अरे एमआरएनए। एमआरएनए। अब इस एमआरएनए से क्या बनेगा बताना जरा सा, प्रोसेस क्या चलेगा, प्रोसेस 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 ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, तो क्या बनेगा बताना जरा, प्रोटीन। प्रोटीन अभी नहीं बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, हाँ, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको आप कॉमनली बोल सकते हो प्रोटीन, लेकिन दिस इज इनएक्टिव। अब पता है इस पॉलीपेप्टाइड चेन में 3 चेन है, 3 चेन है भाई साहब, पता है आपको इसमें कौन कौन सा चेन है, चेन ए, यहां से यहां तक ए मान लो, चेन बी, ये बी है, और बीच में सी है, हाँ ऐसे ही होता है ए बी सी, ठीक है, ए सी बी, 3 चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन 3 चेन है जो इस एमआरएनए से बना है। अच्छा सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी बन तो गया, तो क्या इस पर्टिकुलर जीन के इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को, सुना ध्यान से, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को क्या आप ए जीन ए बोल सकते हैं, हाँ। इसको जीन सी कह सकते हैं, हाँ। इसको जीन बी कह सकते हैं, हाँ, ठीक है। तो इसे 3 एमआरएनए एक ही बना है। अच्छा एमआरएनए में क्या एबीसी लगा सकते हैं, एसीबी, हाँ, और 3 लगा सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे अटैच्ड है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन अभी इंसुलिन कहला तो सकता है लेकिन प्रॉपर इंसुलिन नहीं कहलाएगा, इसको बोलते हैं प्री प्रो प्रो प्री इंसुलिन, प्रो प्री इंसुलिन, मतलब कि दो दो प्री वर्ड लगा दिए हैं, प्रो प्री इंसुलिन, ओके। और ये अभी इनएक्टिव है, ये अभी एक्टिव फॉर्म नहीं है, ये भी इनएक्टिव है। अब क्या होगा बताओ, अब होगा पहले तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस के दौरान ही सारा बात होगा, ये चल रहा है आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। तो पहले क्या होगा, ये जो ए और बी चेन है वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, लाइक दिस, ऐसे। कैसे करूं, ये ए है मान लो, ठीक है, और बी इसके सामने आ गया, ठीक है, और ये है सी। ए और बी के बीच में क्या बन गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है, चलेगा। तो देखो ए और बी तो जुड़ गए, ये क्या है, ए है, ये बी है, और ये क्या है, ए है, और ये सी है।
नाउ जब ये जुड़ गए, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, देन दिस इज कॉल्ड एज प्री इंसुलिन। जब तक नहीं हुआ था तो क्या बोला था? प्रो इंसुलिन। तो बताओ ऐसा कौन सा चेन है जो प्रो प्री इंसुलिन में है लेकिन प्री इंसुलिन में नहीं? ऐसा कौन सा पॉलीपेप्टाइड चेन है? अरे दोनों में सारे चेन है, यही तो क्वेश्चन था एक बार। दोनों में सारे चेन है, प्रो प्री इंसुलिन में भी है और फिर इन दोनों में अंतर क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड का। डाइसल्फाइड बॉन्ड ए और बी के बीच में नहीं है, किसमें? प्रो प्री इंसुलिन में। अभी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस कंटिन्यू है। फाइनली जब होगा स्प्लाइसिंग, क्या होगा? स्प्लाइसिंग, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस में स्प्लाइसिंग। तो पता है ये वाला सेगमेंट कट जाएगा। कौन सा सेगमेंट? ये वाला, सी पेप्टाइड। ये कट जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, ये स्प्लाइसिंग वर्ड इन जनरल आप कहां सुनते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस या पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस? पोस्ट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग। कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ये आप कहां करते हैं? एमआरएनए में करते हैं ना, एमआरएनए को स्टेबलाइज करने के लिए करते हैं। लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन में भी होता है। आपको पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन स्प्लाइसिंग वर्ड इज जस्ट अ कटिंग आउट यार, ठीक है? तो इसमें भी हो गया स्प्लाइसिंग फाइनली। तो बताओ अब क्या तैयार हुआ होगा? ऐसा कुछ हुआ होगा? हाँ, ये ए चेन है और ये बी चेन है। ओके, ए चेन और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। डाइसल्फाइड बॉन्ड। चलो, नाउ दिस इज कॉल्ड एज इंसुलिन। ये है इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या है? फंक्शनल है, ये एक्टिव है ह्यूमन के अंदर, ठीक है? तो ऐसे बनता है ह्यूमन के अंदर, ध्यान रखना। ये सारा काम कहां हुआ? न्यूक्लियस के अंदर। कहां से कहां? यहां तक। उसके बाद ये सारा काम कहां हुआ? साइटोप्लाज्म के। साइटोप्लाज्म। आपने जो ये जीन यहां ट्रांसफर कर दिया है और आप उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि एमआरएनए बन जाएगा, तो एमआरएनए तो पहली बात बनेगा नहीं। बनेगा क्या? एचएनआरएनए। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस और पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस नहीं होता है। तो क्या इस एचएनआरएनए से आगे कुछ होने वाला है? बोलो। नहीं। तो रैंडम डीएनए मेथड काम किया? नहीं, नहीं किया ना, उससे कोई फायदा है नहीं। हाँ, इसमें नहीं हुआ। चलो अब देखते हैं कि सीडीएनए मेथड। हाँ, मतलब जीन ट्रांसफर करने के बाद उससे प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है। सीडीएनए मेथड से कुछ बात बनता है कि नहीं बनता है? बताओ सीडीएनए में क्या करेंगे, जल्दी बताओ। सीडीएनए में क्या करेंगे, जल्दी बताओ, सोच समझ के। उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाएंगे। क्या ये वाला एमआरएनए, सुना ध्यान से, क्या ये वाला एमआरएनए डायरेक्ट उठा ले? यहां से उठा लिया, एमआरएनए उठाया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम लाया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम लाया और एमआरएनए डीएनए हाइब्रिड बना। अरे बना। यस। उसके बाद हीट दे के अलग किया और उसके बाद डीएनए रेप्लिकेट दिया और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। क्या ये डीएनए, क्या ये डीएनए, सुना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं? ये एमआरएनए जब बनकर तैयार हुआ है, तो इस एमआरएनए के बनने के बाद आपने इसमें ये ए बी सी तीनों सेगमेंट के एमआरएनए होंगे उसमें, ठीक है? और ये पूरा का पूरा जीन होगा। ये जीन आपका तैयार हो गया। लेकिन क्या इसमें वो पर्टिकुलर जीन का सेगमेंट, क्योंकि देखो इसमें भी अभी कई सारे नॉन कोडिंग सेगमेंट होंगे बीच बीच में जो रिमूव किए जाते हैं ड्यूरिंग द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्या वो चीज इसमें होगा? नहीं होगी। तो ये ट्रांसफर कर दें, बोलो, ये ट्रांसफर कर दें? चलो कर दिया। तो अब उससे एचआरएनए बनेगा कि एमआरएनए बनेगा? अब उससे डायरेक्ट एमआरएनए बनेगा। डायरेक्ट एमआरएनए बनेगा। तो काम हो गया? नहीं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस तो आपने स्किप कर दिया सीडीएनए लेके। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस तो आपने स्किप कर दिया। आपने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस स्किप कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है यहां पे। बट क्या काम हो पाया? नहीं हो पाया। एक मिनट जाओ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस तो आपने स्किप कर दी, लेकिन पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस भी तो नहीं होता है, क्योंकि एमआरएनए बनने के बाद अब ट्रांसलेशन होगा।
मतलब mRNA से पॉलीपेप्टाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ मुझे। बनेगा यार, पॉलीपेप्टाइड बनने में क्या दिक्कत है? बनेगा। पॉलीपेप्टाइड तो बन जाएगा, लेकिन क्या पॉलीपेप्टाइड, लो पॉलीपेप्टाइड तो बन गया, लेकिन पॉलीपेप्टाइड ये वाला बनेगा, ये सुनो, ये वाला जो इधर दिख रहा है ये वाला। तो क्या इसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस होना अभी बाकी है? यस तो क्या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस नहीं होता, वो तो आपने स्किप कर दिया, लेकिन पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस भी तो नहीं होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो क्या सीडीएनए मेथड भी काम आने वाला है? हाँ, नो सर। फिर क्या करोगे? क्या करें, छोड़ दें? सिंथेटिक डीएनए। बहुत अच्छा, सिंथेटिक डीएनए। और साइंटिस्ट ने इंसुलिन, क्या इंसुलिन ह्यूमन जीन है, मतलब ह्यूमन के अंदर बनने वाला, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको पढ़ाया, ह्यूमन का सारा जीन का हमने सीक्वेंसिंग पता कर लिया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो क्या हम इंसुलिन के जीन का पूरा सीक्वेंस पता लगा के बैक्टीरिया के अंदर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कर दें? यस, और कर दिया है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, मैं अगर बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर करूंगा इंसुलिन का, तो मैं ये एंटायर जीन ट्रांसफर करूंगा या फिर केवल ए सेगमेंट और बी सेगमेंट वाला जीन ट्रांसफर करूंगा? जल्दी बोलो। ए और बी सेगमेंट वाला। केवल ए और बी, क्योंकि बाद में भाई अगर हम ए बी सी तीनों करते हैं पूरा जीन, तो प्रॉब्लम तो फिर से वहीं आएगा, समझ रहे हो, जो सीडीएनए में आया। प्रॉब्लम तो फिर से वहीं आएगा जो सीडीएनए में आया। तो हम वो प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करेंगे कि हम केवल ए सेगमेंट और बी सेगमेंट वाले जीन को ट्रांसफर करेंगे, वो भी सेपरेट ई कोलाई में। पहले आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मैं कुछ मिटाने वाला हूं, अगर आपको ये प्रोसीजर लिखना है नोट्स में लिख लेना। हम सेपरेट दो ई कोलाई में ट्रांसफर करेंगे। ये लो, एक ई कोलाई ये है और एक ई कोलाई ये है। सुनना ध्यान से, हमने इसमें केवल जीन ए वाला ट्रांसफर किया, इसमें केवल बी वाला ट्रांसफर किया, आर्टिफिशियल जीन बनाकर। हेलो, इसका अपना जीनोम था, उससे जाके वो अटैच हो गया। आर्टिफिशियल जीन लैब में बनाना मैंने आपको सिखाया था, टेम्पलेट यूज करके भी और विदाउट टेम्पलेट। तो मुझे बता, मैंने आर्टिफिशियल जीन बना के डाला है, क्या आप उससे किसी प्रकार का कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल और पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है? नहीं। नो सर। अरे वो जीन का सीक्वेंस मैंने डायरेक्ट यहां से पता कर लिया। कहां से? यहां से। और उसमें जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस था, हेलो, उसको हमने कंप्यूटर में क्या कर दिया, डिलीट, और केवल कोडिंग सीक्वेंस को अटैच करके नया सीक्वेंस तैयार किया, और उसको हमने लैब में बनाया। पहले कंप्यूटर पे सब कुछ रेडी कर लिया, सीक्वेंस लिख लाख के, और लैब में बनाया, बना लिया और जीन ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ, इस जीन ट्रांसफर करने के बाद कैसे डायरेक्ट एमआरएनए और पॉलीपेप्टाइड चेन ए मिल जाएगा? एमआरएनए देन चेन ए मिल गया, और यहाँ पे क्या चेन बी मिला होगा, पहले एमआरएनए देन चेन बी मिल गया। तो ये सेपरेट, ये टेस्ट मतलब कि सेपरेट इकोला मतलब कि टेस्ट ट्यूब, और देन फाइनली ले जाएंगे कहाँ, उसमें बायोरिएक्टर में लार्ज स्केल पे इकोला का प्रोडक्शन करेंगे। ये क्या इकोला है, यहाँ पे भी इकोला है, नीचे भी इकोला है, ठीक है। बना लिया चेन ए चेन बी, सेपरेट भी कर लिया, प्यूरिफाई भी कर लिया। अब क्या इन दोनों को जोड़ना है, चेन ए चेन बी को डाइसल्फाइड बॉन्ड से, यस और नो? करोगे तब तो तैयार होगा, तब ना ऐसा बनेगा जी। दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप। ये पूरा काम सबसे पहले एक कंपनी ने किया है, फार्मा कंपनी, जिसका नाम है इली लिली, 1978 में किया है। इली लिली कंपनी अमेरिकन फार्मा कंपनी है, सबसे पहले काम किया 1978 में। लेकिन पता है, इली लिली को सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी में आया था, डाइसल्फाइड बॉन्ड को जोड़ने में, फर्स्ट टाइम जब एक्सपेरिमेंट हुआ था। मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप यही था। क्यों था भाई? ये दोनों नेचुरली जुड़ते थे सेल के अंदर, डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्योंकि उस टाइम दोनों को होल्ड करके रखने वाला कौन था? सी चेन तो हमने बनाया नहीं। सी चेन हमने क्यों नहीं बनाया? वो बनाते, सी चेन अगर हम बनाते उसको रिमूव ही होना था, इसलिए हम नहीं बना रहे थे, हम चाह रहे थे डायरेक्ट में। चलो बन गया। सबसे बड़ा सवाल है कि आपने दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब क्यों लिया, दो अलग अलग कल्चर क्यों लिया? इसलिए लिया, अगर आप एक ही बैक्टीरिया के अंदर दोनों जीन ट्रांसफर करते, सुनना ध्यान से, ए भी करते और बी भी करते, दोनों जीन ट्रांसफर कर देते, तो क्या आप सोचते कि वहीं पे दोनों के दोनों ए और बी दोनों मिल जाते, और आप सोचते कि वहीं पे पॉलीपेप्टाइड चेन बन भी जाता? एक ही सेल के अंदर एट अ टाइम जो दो जीन ट्रांसफर करने के बाद मोस्ट ऑफ द केस वो जीन ट्रांसफर सक्सेसफुल नहीं हुआ है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? एक ही सेल में दो जीन ट्रांसफर करने के बाद
मोस्ट ऑफ द केस में जीन ट्रांसफर सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इसीलिए अलग अलग कल्चर में करते हैं। और दूसरी बात, आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा, नहीं, रैंडमाइज वो पॉलीपेप्टाइड चेन साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे होंगे। चलो ठीक है, कैसे भी बना लिया। और जब पहली बार इली लिली कंपनी ने बनाया तो उस इंसुलिन का नाम रखा ह्यूमिलीन, ह्यूमन के लिए बनाया जाने वाला इंसुलिन, जो पहली बार इली लिली कंपनी ने बनाया था। ये सारी बात आपके नोट्स में यहाँ लिखी हुई है, जो मैंने अभी आपको बताया है, मैंने आपको नोट्स में लिख भी दिया है। ये इली लिली कंपनी है 1983, सॉरी नॉट 78, ईयर याद रख लेना, 1983 में बनाया इली लिली कंपनी ने। बाद में और भी कंपनी ने बनाया, दैट इज द ह्यूमेलॉग, बाद में ह्यूमेलॉग बनाया रेनबॉक्सी कंपनी ने इली लिली के साथ मिलके। ह्यूमेलॉग अनदर इंसुलिन का नाम है। ह्यूमेलिन 5 जुलाई 1983 1983 में बना था, 1983 में। तो ये दोनों इंसुलिन है, इली लिली अकेले बनाया था ह्यूमेलिन, और इली लिली के साथ रेनबॉक्सी कंपनी ने मिलकर बनाया था ह्यूमेलॉग। तो ये सारा पढ़ लेना यहां तक, और एनसीईआरटी में इंसुलिन वाला चैप्टर पे जाकर पढ़ लेना अपने मन से। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। नो सर। चलो यहां तक पढ़ लेना, मैं नोट शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।